वेलकम टू प्लूटस एकेडमी, जहां पर हम डेली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं जो बैंक, एसएससी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS 2025। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट GTS का नवा संस्करण जो विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, कार्नेगी इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। 10 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन सरकार, उद्योग, अकादमिक जगत और नागरिक समाज सहित विभिन्न क्षेत्रों के वैश्विक नेताओं को एक साथ लाता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक तकनीकी नीति को आकार देना है। इसका थीम है संभावना, जिसका अर्थ है पॉसिबिलिटी के साथ GTS 2025 उभरती हुई तकनीकियों की भूमिका पर चर्चा करेगा कि कैसे वे समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकती हैं, डिजिटल गवर्नेंस को बेहतर बना सकती है और सीमा पार सहयोग को सुलभ बना सकती है। यह समिट विश्व की सबसे ज्वलंत तकनीकी चुनौतियों को संबोधित करेगा, जिसमें 40 से अधिक देशों के 150 से ज़्यादा वक्ता भाग लेंगे। इसके साथ ही यह मंच युवा पेशेवरों को भी संवाद में भाग लेने और अपने विचार रखने का अवसर प्रदान करेगा। अब इसके मुख्य बिंदु को समझते हैं। फर्स्ट, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट यानी GTS का नवा संस्करण 10 से 12 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। सेकेंड, यह भारत का प्रमुख भू प्रौद्योगिकी संवाद है, जिसमें विदेश मंत्रालय, कार्नेगी इंडिया संयुक्त रूप से आयोजित करते हैं। थर्ड, समिट का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर विचार करना है, जो समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने, डिजिटल शासन को सुदृढ़ करने और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने में सहायता हो सकती है। फोर्थ, GTS 2025 की थीम संभावना है। फिफ्थ, समिट में चर्चा होगी कि कैसे नई तकनीकें वैश्विक चुनौतियों के समाधान दे सकती हैं और समावेशी, सतत, नवोन्मेषी भविष्य की दिशा में मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। 6, इसमें प्रमुख विषय शामिल हैं, जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, AI गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, अंतरिम सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग। समिट में 40 से अधिक सार्वजनिक सत्र होंगे, जिसमें कीनोट भाषण, मंत्री संवाद, विशेषज्ञ पैनल और रणनीति चर्चाएं भी शामिल हैं। 40 से अधिक देशों के 150 से ज़्यादा वक्ता भाग लेंगे, जिसमें अमेरिका, जापान, UK, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्राज़ील, UAE जैसे देश प्रमुख हैं। चर्चा के मुख्य विषय होंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI का शासन, डेटा संरक्षण, डिजिटल व संरचना और अंतरिक्ष सुरक्षा का भविष्य। समिट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ग्लोबल साउथ के देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित होगा। चर्चा इस बात पर होगी कि कैसे उभरती तकनीकें साझा समस्याओं के समाधान में मदद कर सकती हैं और नवाचार व सतत विकास को प्रोत्साहित कर सकती हैं। GTS 2025 में GTS यंग एम्बेसडर प्रोग्राम के माध्यम से युवा पेशेवरों और छात्रों की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाएगी। वे डिजिटल भविष्य, उत्तरदायी AI और वैश्विक तकनीकी मानदंडों जैसे मुद्दों पर नीति निर्माण चर्चा में भाग लेंगे। इस पहल का उद्देश्य भविष्य के नेताओं को तकनीकी नीति के निर्माण में सक्रिय भूमिका देना है। उद्घाटन भाषण भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर द्वारा किया जाएगा। उनका संबोधन भारत और वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता और तकनीकी शासन पर भारत की नीति पर केंद्रित रहेगा। यह समिट AI, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष तकनीकी जैसे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करने का एक मंच होगा। विभिन्न नेताओं और हितधारकों को एक साथ लाकर GTS 2025 यह दिखाएगा कि कैसे तकनीकी का उपयोग वैश्विक सार्वजनिक भलाई और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ाने में किया जा सकता है। आपको बता दें कि बैंकिंग SSC के लिए फ्रेश बैच प्लूटस एकेडमी मुखर्जी नगर में स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी डिटेल्स आपको प्लूटस एकेडमी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। आपको विजिट करना है plutusacademy.com, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो प्लूटस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करता है। अधिक जानकारी के लिए आप 8123000280 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टॉपिक पर आते हैं।
सेकेंड टॉपिक है, वैज्ञानिकों द्वारा डायर वुल्फ नामक एक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवंत किया गया है। डालस स्थित बायोटेक कंपनी कोलासल बायोसाइंसेज ने पहली बार एक विलुप्त प्रजाति को फिर से जीवित करने में सफलता प्राप्त की है। डायर वुल्फ को लगभग 12,500 साल पहले विलुप्त हो गई थी। आधुनिक डीएनए तकनीकी और CRISF जैसी जीन संपादन तकनीकियों का उपयोग करते हुए कंपनी ने 3 डायर वुल्फ पिल्लों को जन्म दिया है। यह उपलब्धि DX टिक्शन यानी विलुप्त प्रजातियों को पुनर्जीवित करने के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। कोलासल बायोसाइंसेज का उद्देश्य केवल विलुप्त जीवों को लौटाना नहीं है, बल्कि जैव विविधता के संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन को बहाल करने में भी योगदान देना है। अब समझते हैं कि इसके पारिस्थितिकीय और नैतिक चिंतन क्या है। पहला, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये जानवर असली डायर वुल्फ नहीं है, बल्कि सिर्फ उसकी तरह दिखते हैं। इसकी पारिस्थितिकीय भूमिका और व्यवहार वही नहीं हो सकते जो मूल प्रजाति के थे। साथ ही आधुनिक पारिस्थितिकीय तंत्र में इसका जीवित रहना और नैतिकता भी चर्चा का विषय है। सेकेंड, ये पिल्ले एक 2000 एकड़ के संरक्षित क्षेत्र में रखे गए हैं, जिसे अमेरिका ह्यूमेन सोसाइटी द्वारा प्रमाणित किया गया है और USDA के साथ पंजीकृत है। कोलासल कंपनी रेड वुल्फ जैसे संकटग्रस्त प्रजातियों के कोलिंग प्रयास में भी लगी हुई है। थर्ड, कंपनी का उद्देश्य है कि वह अपने DX टिक्शन तकनीकी का उपयोग संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने और वैश्विक जीव विविधता को सुरक्षित करने में करे। वह ऊन वाले मैथन जैसे अन्य विलुप्त प्रजातियों के पुनर्जीवन पर भी काम कर रही है। वैज्ञानिक समुदाय में विवाद को समझते हैं। वैज्ञानिक समुदाय में चिंता है क्योंकि कोई भी शोध पत्र अभी तक पीयर रिव्यू नहीं हुआ है। कई जीव वैज्ञानिक मानते हैं कि केवल जीव संपादन तकनीकी के जरिए विलुप्त प्रजातियों की मूल पारिस्थितिकी भूमिका या व्यवहार को दोहराना संभव नहीं है। थर्ड टॉपिक है, चीन ने व्यापार युद्ध के बढ़ने के जवाब में अमेरिका की वस्तुओं पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अमेरिका और चीन के व्यापार युद्ध ने गंभीर रूप धारण कर लिया है क्योंकि चीन ने जवाबी टैरिफ में भारी वृद्धि की घोषणा की है। ट्रंप प्रशासन द्वारा चीनी आयात पर 104% शुल्क लगाए जाने के जवाब में चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाकर 84% तक कर दिया है। यह निर्णय दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव को एक नए स्तर पर ले गया है। इस बढ़ती टकराव की स्थिति में चीन ने कई बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें निर्यात नियंत्रण लागू करना, अमेरिकी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट में शामिल करना और विश्व व्यापार संगठन WTO में आधिकारिक शिकायत दर्ज करना शामिल है। यह व्यापार युद्ध न केवल द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि व्यापार प्रणाली पर भी गहरा असर डाल सकता है। मुख्य बिंदु को समझते हैं। फर्स्ट, ट्रंप प्रशासन ने बुधवार से चीनी वस्तुओं पर 104% शुल्क लगाने की घोषणा की, जिसमें अमेरिका चीन व्यापार युद्ध में भारी उग्रता आई। ये टैरिफ पारस्परिक नीति के तहत लगाए गए, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार घाटे को संतुलन करना है। इसके जवाब में चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 84% कर दिया, जो पहले 34% था। यह कदम अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने के लिए उठाया गया है। चीन ने वैश्विक व्यापार संगठन WTO में नई शिकायत दर्ज की है, जिसमें अमेरिका पर अपनी आक्रामक टैरिफ नीति के माध्यम से वैश्विक व्यापार स्थिरता को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगा और वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी वार्ता में भाग नहीं लेगा। बीजिंग का कहना है कि अमेरिका की व्यापार नीति अंततः उसी की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगी। अमेरिका का चीन के साथ बड़ा व्यापार घाटा है। 2024 में अमेरिका ने चीन से लगभग 440 अरब डॉलर आयात किया, जबकि निर्यात मात्र 145 अरब डॉलर का ही रहा। यह व्यापार युद्ध वैश्विक व्यापार स्थिरता के लिए खतरा बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि टैरिफ युद्ध इसी तरह जारी रहा तो इसका असर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भी पड़ेगा और वैश्विक मंदी की संभावना बढ़ सकती है।
फोर्थ टॉपिक है प्राथमिकता निवेश परियोजनाओं पर भारत रूस कार्य समूह का 8वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित हुआ। भारत और रूस ने द्विपक्षीय निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए 6 नई रणनीति परियोजनाओं पर सहमति जताई है, जो दोनों देशों के आर्थिक सहयोग को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समझौता नई दिल्ली में आयोजित भारत रूस प्राथमिकता निवेश परियोजनाओं पर कार्यसमूह के 8वें सत्र के दौरान हुआ। इस सत्र की अध्यक्षता दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने संयुक्त रूप से की और इसमें कई क्षेत्रों में आपसी हितों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह मंच इन्वेस्ट इंडिया, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और रूसी आर्थिक विकास मंत्रालय के सहयोग से आयोजित हुआ। मंच में 80 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें व्यवसायी, वित्तीय संस्थान, माल वाहन कंपनियां और दोनों देशों के अधिकारी शामिल थे। भारत और रूस दोनों ने निवेश और व्यापार में निरंतर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया ताकि उनके आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ किया जा सके। भारत और रूस के ऐतिहासिक संबंधों ने उनकी रणनीतिक साझेदारी को विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार देने की मजबूती नींव रखी, जिसमें सुरक्षा, रक्षा और तकनीकी सहयोग प्रमुख है। फिफ्थ टॉपिक है निर्बाधन स्वास्थ्य सेवा प्रबंध के लिए अंतर एम्स रेल रेफर पोर्टल का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने हाल ही में भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन को रूपांतरित करने के सरकार के निरंतर प्रयासों के तहत इंटर एम्स रेफरल पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली द्वारा देश में ही विकसित किया गया और इसका उद्देश्य मरीजों के रेफरल सिस्टम को बेहतर बनाना और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति को सुव्यवस्थित करना है। यह पोर्टल चेहरे की पहचान तकनीकी और स्वचालित कार्य प्रवाह जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके स्वास्थ्य सेवा में कुशलता बढ़ाएगा, प्रतीक्षा समय कम करेगा और गलतियों को न्यूनतम करेगा, जिससे मरीजों को अधिक केंद्रित और सहज अनुभव मिलेगा। शुरुआत में यह परियोजना एम्स नई दिल्ली और एम्स बिलासपुर को जोड़कर पायलट परियोजना के रूप में चलाई जाएगी, जिसके बाद इसे देश भर के एम्स अस्पतालों में लागू करने की योजना है। यह पहल भारत में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ये थे आज के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। बाकी आप डेली के करंट अफेयर्स से अपडेट रहने के लिए प्लूटस एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।